स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कुछ हमारे पास्ट पेपर्स में से कुछ क्वेश्चंस हैं, पीएच से रिलेटेड हैं और कुछ आयनिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड हैं। तो वो हम देखते हैं। ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन उसी तरह से हैं जिस पैटर्न पे आप एग्जांपल्स कर चुके हैं। तो इनको हम देखते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है कि आपने एक बफर सॉल्यूशन की पीएच कैलकुलेट करनी है, जिसमें आपको एसिड की कंसंट्रेशन दी गई है और साथ में आपको उसकी जो कॉन्जुगेट बेस है उसकी कंसंट्रेशन दी गई है और के ए की वैल्यू दी गई है। तो आप इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? पीएच कैलकुलेट करने के लिए आप हेंडरसन्स इक्वेशन यूज़ करेंगे और यहाँ पर आपको जो के ए की वैल्यू दी गई है और उससे आप सबसे पहले क्या निकालेंगे? पी के निकालेंगे, जिसके लिए आप क्या कैलकुलेट करेंगे? उसका नेगेटिव लॉग लेंगे, जिससे आपके पास क्या आ जाएगी? पी के ए की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आप क्या करेंगे? पीएच में आप पी के ए की वैल्यू आ जाएगी और आपके पास जो दोनों की कंसंट्रेशन है वो आ जाएगी लॉग ऑफ वन। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास लॉग ऑफ वन आ जाएगा और चूंकि लॉग ऑफ वन आपके पास जीरो के इक्वल होता है तो ये आपके पास सिंपली यहाँ पीएच क्या आ जाएगी? 3.69 आ जाएगी। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्या है? ये आपके पास एक सोल्यूशन है जिसमें फॉस्फेट बफर का सोल्यूशन है। पीएच आपको दी गई है 7.4 और पीकेए आपको दी गई है 6.86। आपने फाइंड करनी है रेशो किसकी? मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट की और डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट की। आप लोग रिकॉल करें, आपने पढ़ा था कि हमारे पास जो फॉस्फोरिक एसिड है उसमें हमारे पास एक पॉलीप्रोटिक एसिड है और उसकी आयोनाइजेशन हमारे पास 3 स्टेप्स में होती है। यहाँ पर कौन से उसकी बात की जा रही है? यहाँ पर बात की जा रही है डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट की और मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट की, यानी इन दोनों पर मुश्तमिल क्या है? हमारा फॉस्फेट बफर है। आपको पीएच और पीके दी गई हैं, आपको क्या बतानी है? इनकी रेशो, यानी ये इनकी कंसंट्रेशन किस रेशो से पाई जा रही है वो आपने बतानी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? हेंडरसन्स इक्वेशन लिखेंगे। पीएच इज इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट ओवर एसिड। तो यहाँ पर आपका सॉल्ट ये है और प्रोटॉन कौन दे रहा है? वो ये दे रहा है, तो ये आपका बिहेव करेगा एज एन एसिड। आपको इनकी कंसंट्रेशन की रेशो जो है वो निकालनी है। अब आपको यहाँ पर पीएच की वैल्यू भी दी गई है 7.4 और पीके की वैल्यू भी दी गई है 6.86। उनको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम अपनी इस वाली वैल्यू को यहाँ से लाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो रिमेनिंग आपके पास क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ HPO4 2 नेगेटिव की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय H2PO4 नेगेटिव की कंसेंट्रेशन। अब आपके पास क्या है? आपको चूंकि इसकी रेशो चाहिए तो आपको क्या करना है? आपको यहाँ से ये लॉग वाली टर्म जो है इसको खत्म करना है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे? आप इसके दोनों साइड पर क्या ले लेंगे? एंटी लॉग ले लेंगे। यहाँ पर एंटी लॉग लेंगे ताकि ये लॉग उससे कैंसिल हो जाए और ये आपके पास सिंपली इनकी कंसेंट्रेशन की रेशो ऑब्टेन हो जाए। और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेटर पे आप इस वैल्यू का क्या लेंगे? एंटी लॉग लेंगे। जब आप एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास क्या होगा? आपके पास आंसर आ जाएगा 3.46, जिसको अगर आप राउंड ऑफ कर दें तो वो क्या है? 3.5 है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास किस रेशो में एग्जिस्ट कर रहे हैं? ये आपके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी यहाँ पर 3.4 की जगह मैंने 3.5 लिख दिया और नीचे कुछ भी नहीं। इट मीन्स कि यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब है कि ये इस रेशो में क्या कर रहे हैं? एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर 2 आना है जो कि मिस्टेकनली नहीं लिखा गया, तो यहाँ पर H2PO4 आना है और यहाँ पे भी H2 आना है। इसको यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर H2 आना है और यहाँ पे भी H2 आना है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट और डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट किस रेशो में पाए जा रहे हैं? इस रेशो में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये आपके पास इनकी क्या आ गई? रेशो आ गई। इसी तरह का आपका एक एग्जाम्पल्स में भी हमने एक न्यूमेरिकल किया था, तो ये सेम आपको उसी पैटर्न पर दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, थर्ड देखते हैं। इसमें आपको करनी है पीएच कैलकुलेट करनी है एक बफर सॉल्यूशन की, जिसमें हमने एसिड लिया है 0.1 मोलर और उसका वॉल्यूम आपको दिया गया है 500 ml और आपके पास सोडियम एसिटेट दिया गया है एज अ सॉल्ट, जो कि आपके पास 0.1 मोलर उसकी कंसेंट्रेशन है और 500 ml आपको उसका वॉल्यूम दिया गया है। और यहाँ पर आपको एसिड की पीके दी गई है 4.76। अब अगेन इसके लिए आप क्या यूज करेंगे? हेंडरसन्स इक्वेशन यूज करेंगे। अब यहाँ पर आपको चूंकि लिखनी है कंसंट्रेशन मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब,
यहाँ पर आपको उन्होंने वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब पर डेसीमीटर क्यूब नहीं बल्कि 500 ml में दिया है। तो सबसे पहले हम इसके क्या कर लेंगे, मिलीमोल्स जो हैं वो कैलकुलेट कर लेंगे। आपके पास एसिड के मिलीमोल्स कितने होंगे, 0.1 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप उसके वॉल्यूम से। जस्ट लाइक हमने इस तरह के एग्जाम्पल भी सॉल्व की थी। आपके पास आ जाएगा 50 मिलीमोल्स और सॉल्ट के आपके पास आ जाएंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 50 मिलीमोल्स। आप डायरेक्टली मिलीमोल्स को भी पुट कर सकते हो, और अगर आपने निकालना हो पर एमएल निकालना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके वॉल्यूम के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे भी टोटल वॉल्यूम के साथ और यहाँ पे भी टोटल वॉल्यूम के साथ। तो चूंकि हमारा टोटल वॉल्यूम दोनों में सेम रहना, वैसे भी कैंसिल आउट हो जाना है, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, मिलीमोल्स को ही यहाँ पर सब्सिट्यूट कर देते हैं। ऊपर आपके पास क्या आ जाएंगे, सॉल्ट के मिलीमोल्स आ जाएंगे, और नीचे आपके पास एसिड के मिलीमोल्स आ जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, लॉग ऑफ 1 आ जाएगा। लॉग ऑफ 1 आपके पास क्या आ जाएगा, ये 0 इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो आपके पास पीएच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4.76 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, हमने डिबाय हकल लिमिटिंग लॉ के जरिए कैलकुलेट करना है मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट फॉर आयंस इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट K2SO4 ऑफ मोलैलिटी 0.01 मोल पर किलोग्राम्स एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर आपको जो सॉल्ट दिया है वो है पोटेशियम सल्फेट। अगर आप पोटेशियम सल्फेट को देखें तो वो आयोनाइज होकर पानी में 2 पोटेशियम आयंस दे रहे हैं और साथ में सल्फेट दे रहे हैं। आपके पास इसकी कंसंट्रेशन दी गई है 0.01 मोलल। तो 2 पोटेशियम अगर आयंस बन रहे हैं तो ये क्या होगी, 0.02 मोलल होगी, और ये आपकी क्या होगी, 0.01 मोलल होगी। अब आपके पास यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट। मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट आप कैसे निकालते हैं, माइनस लॉग ऑफ एक्टिविटी कोफिशिएंट प्लस माइनस इज इक्वल्स टू 0.51 charge on cation multiplied with charge on anion multiplied with square root of ionic strength। ठीक है, ये आपने किसके लिए फॉर्मूला यूज करना है, ये आपने यूज करना है मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट के लिए। अब इसमें अगर आप देखें तो फॉर्मूले के मुताबिक आपके पास सब कुछ गिवन है, लेकिन आपके पास म्यू आयनिक स्ट्रेंथ गिवन नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले इसके लिए आयनिक स्ट्रेंथ निकालनी होगी। आयनिक स्ट्रेंथ आप कैसे निकालते हैं, आप जो भी आपका सॉल्ट जो आपका एनाइन है उसकी कंसंट्रेशन साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके चार्ज के स्क्वायर के साथ, प्लस अगर आपका दूसरा कोई एनाइन है तो उसकी कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई किससे करेंगे, उसके चार्ज के स्क्वायर के साथ, डिवाइड किससे कर देंगे, 2 के साथ। तो अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पर आपके पास सबसे पहले आप पोटेशियम की कंसंट्रेशन लिखेंगे, 0.02 मोलल थी वो आ जाएगी। फिर उसके ऊपर चार्ज कितना था, 1, उसका स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद सल्फेट की कंसंट्रेशन थी 0.01 मोलल, और यहाँ पर आपके पास उसका साथ जो जी की वैल्यू थी, चार्ज वो क्या था, -2, उसका आप क्या ले लेंगे, स्क्वायर। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस इसको करेंगे सिंप्लीफाई, और जो आ जाएगा आंसर उनको सम करके आप क्या कर देंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.03 आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे, जो आपने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था उसमें आप सारी वैल्यूज को सब्सिट्यूट करेंगे। यहाँ पर आपने ये क्या लिखा, आपने जी प्लस यानी अपने केटाइन का चार्ज लिखा, मल्टीप्लाई जी नेगेटिव यानी जो आपका एनाइन था ये उसका चार्ज आ जाएगा, और म्यू की जगह आप क्या लिखेंगे, जो आपने आयनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट की है आपके पास वो आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाता है, -0.1766। अब आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ से लॉग की टर्म खत्म करनी है। तो आप इसके लिए क्या कर लेंगे, आप इसके दोनों साइड पे क्या ले लेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे, जिससे आपके पास क्या होगा, यहाँ पर लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, और इस वैल्यू को आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे आपने इसका एंटी लॉग लेना है, जिससे आपके पास क्या होगी, इसकी एवरेज वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो ये थे हमारे कुछ पास्ट पेपर में से न्यूमेरिकल। बाकी न्यूमेरिकल्स जो हैं ये भी ऑलमोस्ट तकरीबन वही न्यूमेरिकल हैं जैसे कि ऑलरेडी हम अपने एग्जांपल्स में ड्यूरिंग चैप्टर कर चुके हैं। बाकी के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कीजिए। अगर उनमें आपको कोई इशू है तो वो आप मुझे क्वेश्चन नंबर सेंड कीजिए, तो वो मैं आपके साथ दोबारा से अगले लेक्चर में उनको डिस्कस कर लूंगी। या अगर आपको किसी एमसीक्यू में कोई इशू है तो वो भी आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।